वर्षा लो संभाल हाथों में, शक्ति लगा कर वार करो, दे रहा चुनौती भृगुनंदन मेरे कुल का संहार करो। यदि मैया के हो दूध पिए तो अब ना देर लगाना तुम, ले मुंड माल हम भइयों की शंकर को जा पहनाना तुम। लो क्रोध बढ़ा प्रलयंकारी, यदि खरा तुम्हारा पानी है, अगर नहीं ऐसा कर पाए तो धिक्कार तुम्हें है बार बार, ये पाई व्यर्थ जवानी है। क्षण में छकाऊं छटकने से छित्तर को, छिद्रता से छिद्रित क्षय कर छिनाऊंगा। छूटेंगे छक्के छेव छाती में होए जब, छन्न मतियन की क्षुधा छोप छिटकाऊंगा। छाएगी छटाभा तब छटपटाओगे छत्रमान्य, छोड़ोगे छत्र छय छेम छिचकाऊंगा। छत्रिन के छौनन सो छाण देहो छलकप छनक, छठी के छीर की याद छलकवाऊंगा। हार से काटोगे कंठ को कुछ करणीय कर्तव्य तो करिए, कहेंगे करतार करतूत क्या करी कब, कमठा पे कंक पत्र किंचित न करिए। कृपा करेंगे कृपालु कभी कर्तव्य लख, करके क्रोध कर्म कलमस न करिए। करिए कर्तव्य को कर्म वीर करणीय, कर में कठोर कुठार किंचित न करिए। जिस तरह से हनुमान जी ने जब सीता जी को कथा सुनाया तो अपने को छिपा लिया था, तरु पल्लव मह रहु लुकाई, तो अपने को छिपा करके और भगवान की कथा को प्रकट कर रहे थे। इसी तरह से जो अपने को छिपाता है कलाकार और भगवान को प्रकट करना चाहता है जी, उसी की लीला उसी की कथा प्रशंसनीय है, और जो अपने को प्रदर्शित करना चाहता है तो वो प्रशंसनीय नहीं है। नमस्कार, आप हैं कानपुर की रामलीला शैली के ख्याति प्राप्त लक्ष्मण अभिनेता रहे आचार्य पंडित रावेंद्र द्विवेदी। पंडित रावेंद्र द्विवेदी का नाम कानपुर के विद्वान लक्ष्मण अभिनेताओं में लिया जाता है। आप मूल रूप से फतेहपुर जनपद में औंग के निकट गंगचौली ग्राम के निवासी हैं और अपना वर्तमान आवास अहिल्याबाई होलकर नगर पनकी कानपुर में बनाए हुए हैं। रावेंद्र द्विवेदी ने सन 1976 में लक्ष्मण का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 11 वर्ष की रही होगी। गौरवर्ण और सुंदर स्वरूप के धनी द्विवेदी जी प्रथम दृष्टया ही मंच पर लक्ष्मण के पात्र को प्रतिष्ठित करने में सदैव सफल रहते थे। आपका ज्ञान पक्ष भी बहुत सबल रहा है। इसी कारण आपके साथ हमेशा विद्वान परशुराम अभिनेताओं को ही बनाया जाता था। द्विवेदी जी ने संस्कृत साहित्य की शिक्षा ग्रहण करते हुए आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। लक्ष्मण का अभिनय करते हुए आपने स्वयं को श्रीमद् भागवत कथा वक्ता तथा ज्योतिष एवं कर्मकांड के आचार्य के रूप में भी प्रतिष्ठित करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2004 में लक्ष्मण का अभिनय बंद करते हुए आपने रामलीला से संन्यास ले लिया था और आज आप ज्योतिष कर्मकांड तथा श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ आचार्यों में गिने जाते हैं। प्रस्तुत है आचार्य पंडित रावेंद्र द्विवेदी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 27 दिसंबर 2016 को ही विशेष बातचीत। हमारा नाम रावेंद्र द्विवेदी और निवास तो वर्तमान में यही है। क्या पूरा पनकी में पता क्या है पूरा इसका? 212 अहिल्याबाई होलकर नगर पनकी कानपुर जी। और मूल रूप से जनपद फतेहपुर में जी औंग के पास गंगचौली ग्राम है। गंगचौली, हाँ, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। रामलीला में शुरुआत कैसे और कब से हुई आपकी? रामलीला तो हम बहुत ही बचपन से कर रहे हैं जी। सन 76 से लगभग प्रारंभ हो गया था। क्या उम्र थी उस समय? उस समय बस 10-12 साल की। अच्छा, 10-12 साल के थे जब शुरुआत हाँ। कर दी थी आपने? तब से कर रहा हूँ। लक्ष्मण किसने सिखाया था उस समय? गुरु कौन थे आपके? ऐसा है, हमारे गांव में पूरा मंडल ही तैयार हुआ था। अच्छा। पूरा मंडल, प्रत्येक कलाकार था मेरे गांव में। हाँ। और हमारे परिवार में भी क्योंकि पहले कलाकार रहे हैं, हाँ। तो उनकी प्रेरणा से जी और क्षेत्र की रामलीलाओं को देख करके हम लोगों के मन में एक उत्साह उत्पन्न हुआ और हम लोगों ने माने पूरा मंडल बनाया एक साथ जी। उसमें बांट लिया कि आप ये अभिनय करेंगे, आप ये अभिनय करेंगे जी। तो मुझे उसमें लक्ष्मण का अभिनय करने का अवसर मिला। हाँ।
तो उसी को मैंने फिर धीरे धीरे अंत तक वही अभिनय किया, कोई दूसरा अभिनय नहीं किया। राम कौन बनते थे उस समय आपके? हमारे साथ पहले गांव का ही लड़का था, एक शिवपूजन, जी, हमारे परिवार का लड़का, हाँ हाँ, वो बनता था। धीरे धीरे इसके बाद में फिर बहुत लोग आए, तो रत्नेश की और हमारी जोड़ी बनी। जब कानपुर आ गए आप? कानपुर आ गए। कानपुर कब आ गए थे? कानपुर हम सन 80 में आ गए थे। अच्छा, रामलीला के पर्पज से? हाँ हाँ, नहीं पढ़ते थे। अच्छा, पढ़ने के लिए आए? हाँ, कानपुर आए तो फिर यहाँ कानपुर के कलाकारों से संपर्क हुआ जी। और वैसे भी कलाकार लोग हमको बाहर भी, जैसे कोई कार्यक्रम है तो कानपुर से कलाकार जाते थे, हाँ, तो उनसे परिचय हुआ। अच्छा, तो उनके एड्रेस वगैरह लिख लिए। तो जब कानपुर आए तो उनसे भी भेंट किया। हाँ, धीरे धीरे करके माने व्यवहार बन गया, हाँ, और कार्यक्रम उन लोगों से भी मिलने लगे। हाँ, तो एक सिलसिला चल गया। हाँ, फिर धीरे धीरे मतलब हम बढ़ते चले गए। सन 80 से बिल्कुल कानपुर के मंचों के। हाँ हाँ, बिल्कुल। और पूरे सातों कांड के अभिनेता रहे आप लक्ष्मण के? बहुत कम, हम केवल धनुष यज्ञ में विशेष अभिनय करते रहे जी। बाकी बहुत जहाँ कहीं प्रेम स्नेह है तो 2 दिन के लिए चले गए, फुलवारी में भी। हाँ, या कहीं पूरे दशहरा भी किए, तो 2 दशहरे मैंने केवल किए हैं पूरे। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 किए हैं। एक ये IIT कल्याणपुर जी, एक पारीछा पावर हाउस झांसी, और एक इंदिरा नगर लखनऊ। अच्छा, हाँ, तो वहाँ कानपुर इंदिरा लखनऊ में भी कानपुर स्टाइल की रामलीला होती थी कि उधर भी? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। इसी तरह की। क्या अनुभव आप बंद कब किया था, आखिरी कब किया था आपने? सन 2004 में आखिरी बार अभिनय किया था। हाँ। तो कैसे विरक्त कैसे हो गया? अभी तो आपके साथ के लोग बहुत कर रहे हैं। ऐसा है कि विरक्ति नहीं हुई थी, जी, भविष्य को लेकर के चिंता थी। अच्छा, क्योंकि कलाकारों का भविष्य कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता था जी, कि अगर किसी कारण से अभिनय न कर पाने की स्थिति में कोई कलाकार हो गया, जी, माने कोई चोट लग गई, कोई अंग में दिक्कत आ गई, जी, तो इसके बाद न तो उसको कोई पेंशन मिलनी थी, न तो उसका कोई सहयोग करने वाला व्यक्ति था, तो उसकी जीविका कैसे चलती। तो मुझे ये चिंता थी कि भविष्य में जी, हमारी जीविका निरंतर चलती रहे, कोई रुकावट न हो। तो ऐसा सोच करके फिर मैंने विचार किया और दूसरा कार्य सोच लिया। भाई भागवत है। तो ये शिक्षा की आपकी इधर वाली संस्कृत वाली शिक्षा थी क्या? हाँ हाँ, संस्कृत की शिक्षा थी, संस्कृत से शास्त्रीय आचार्य आचार्य मैंने किया है। अच्छा अच्छा, तो ये आपके साथ एक था कि इधर हाँ, वाले संस्कृत विद्यालय की एक पढ़ाई, जी, दूसरे बाल्यावस्था से ही मैं ज्योतिष से जुड़ा था। अच्छा अच्छा, मैं बहुत छोटी उम्र में कुंडली बनाने लगा था, तो ज्योतिष का बराबर काम करता था। ये अनुभव, हमारे पिताजी पंडित थे, तो वंश परंपरा गुण था पंडिताई का। क्या पंडित पिताजी क्या नाम था? श्री राम स्नेही द्विवेदी जी। अच्छा, तो कर्मकांड से भी जुड़े थे, ज्योतिष से भी जुड़े थे, फिर अध्ययन करके भागवत से जुड़ गए, तो पंडिताई के सारे गुण आ गए मेरे ऊपर। अच्छा अच्छा, तो वो भी एक प्लस साथ में चल हाँ, तो आधार उधर रुख हो गया उधर रामलीला से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर एकदम छोड़ ही दिया फिर आपने रामलीला को? मुहूर्तम ज्वलितम श्रेया जी, न चा धूमायितुम चिरम, माने थोड़ी देर तक जलना ठीक है, बहुत समय तक धुआं देना ठीक नहीं है, ऐसा ही चलना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये मतलब लगा, ये सोच करके आपने बिल्कुल एक समय से बंद कर देना चाहिए। लोग हमको छोड़ें तो मेरी हार है, और मैं लोगों को छोड़ दूं तो मेरी जीत है। तभी तक बहुत से लोग तभी लोगों को तो हारना नहीं चाहता था। जी जी, ये इस रंग से। तो 2004 80 से लेकर 2004 20 24 वर्ष का एक आपने कार्यकाल रहा आपका कानपुर का, और अगर वो 4-6 साल वो जो जोड़ दिए जाए तो लगभग 28-30 साल आपने रामलीला को बिल्कुल 30 वर्ष पूरे। 30 वर्ष पूरे। क्या अभी अनुभव रहा इस पूरे कार्यकाल का? एक तो आपने बताया कि रामलीला कलाकारों के लिए कहीं कुछ इस तरह का नहीं कि अभिनय ना हो पाए, कदाचित कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो कोई सहायता कहीं से नहीं मिलती है। देखो, अभिनय जगत में मैंने बहुत परिश्रम किया जी। जितने दिन मैंने रामलीला किया उस समय रामलीला को छोड़ करके दूसरा कोई कार्य नहीं किया। अच्छा, केवल रामलीला के कार्य किए, और कोई मैंने नशा नहीं किया। मैंने अपने चरित्र की रक्षा की जी। जितने दिन अभिनय किया तो मैंने समर्पण भाव से मैंने अभिनय किया है जी जी। किसी को मैंने धोखा नहीं दिया। अगर किसी को मैंने वचन दे दिया है तो लोभ बस किसी दूसरे कार्यक्रम में मैं कभी नहीं गया जी। हाँ, ये रिकॉर्ड है मेरा। आज जब बैठ के सोचते हैं कि ये जो 30 वर्ष का समय था,
कि हमने अच्छी जगह व्यतीत किया या उसका कोई मूल्य नहीं मिला या कैसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उससे बहुत लाभ मिले। अच्छा। समाज में रहना सीखा, बोलना सीखा, भाई माइक हाथ में आया तो माइक में बोलने का अभ्यास हुआ, तो वो तो आज भी मुझे लाभ दे रहा है। अच्छा, मतलब वो कहीं ना कहीं प्लस है आपके? प्लस है, उससे कोई नहीं कि नहीं हम पहले ये काम शुरू कर देते तो मैंने कोई गलत कार्य किया था या सही निर्णय नहीं लिया था, ऐसा कोई विचार नहीं मेरा। अच्छा। मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया था जी। अगर मैं उस अभिनय विधा से न जुड़ता तो आज मैं इस स्थिति में होता भी नहीं। हाँ, इस स्थिति में पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है, ये महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। इधर रामलीला का वो कार्यकाल जो आप जब आपका प्रवेश हुआ था, वो जो दौर था जब आपने छोड़ा, तब तक काफी परिवर्तन आ चुका था रामलीला के मंचन में, प्रदर्शन में, लोगों की सोच। ऐसा है, जब बाल्यकाल मेरा था उस समय तो भावनाएं लोगों की बहुत ज्यादा जुड़ी थी रामलीला से, क्योंकि उस समय टेलीविजन का बहुत कम प्रचार था, तो रामलीला से ही लोग मनोरंजन प्राप्त करते थे। और ऐसे ऐसे मंच हमको मिले हैं जहाँ पर लोग राम लक्ष्मण बनने वाले स्वरूपों को भगवान ही मानते थे, सरकार ही कहते थे जी। हाँ, सरकार के रूप में मानते थे। तो उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था, जो हमसे बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी आकर के प्रणाम करते थे जी। तो भाव था। बाद में जब मनोरंजन प्रधान नहीं था उस समय उतना, मतलब रामलीला भाव प्रधान। रामलीला भाव की क्या, धीरे धीरे नृत्यकार और विदूषक ये जब आए तो इन्होंने जो अलग से अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, उसने रामलीला को काफी कुछ बिगाड़ा है, काफी कुछ नुकसान पहुंचाया इसके। बिल्कुल बिल्कुल। रामलीला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है जी। तो ऐसे में अब इसकी गरिमा का दायित्व किसके ऊपर है? गरिमा अगर नहीं रहेगी तो कल कोई ऐसा कुछ वो विचार कर सकता है कि हमने गलत निर्णय लिया इस पर। देखो, गरिमा बनाए रखने के लिए चरित्र को संभालना जरूरी होता है जी। तो जो इस समय रामलीला का चरित्र लोग जी रहे हैं, उनको अपने को संभालने की जरूरत है जी। अगर वो संभालेंगे अपने को तो जरूर उसकी रक्षा होगी, नहीं संभालेंगे तो भाई पतन तो एक नियम है संसार का जी जी जी। कि ऊपर से नीचे गिरने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो आज जो माहौल है रामलीला का, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं? किस तरह की? एक तो विदूषक और नृत्यकार ऐसा है क्योंकि अभिनय को अभिनय न समझ करके लोग कर रहे हैं जी। एक तो ये सबसे बड़ा दोष है भाई, जो पात्र है वो ये नहीं समझता कि मैं अमुक हूँ, लक्ष्मण ये नहीं समझता मैं लक्ष्मण हूँ, कुछ दूसरा बन करके बोलने लगता है। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम इसीलिए प्रसंग से हट करके बातें होती हैं, ऐसा लगता है कि नहीं, अनावश्यक बातें नहीं होना चाहिए जी। और माने जिस आधार से हम लोग रामलीला करते हैं, जिसे रामचरितमानस के आधार से करते हैं जी, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाया जा सकता है, लेकिन जो मर्यादा के भीतर हो, मर्यादा से बाहर वाली कोई बात और शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जी। अब इधर जब आपने अभिनय शुरू किया होगा, हमें लगता है 80 में, तो उस समय का एक कार्यकाल एक हमें लगता है एक ऐसा था कि तर्क की बढ़ोतरी उसी समय से बढ़ी है। तर्क तो बढ़ा था उसी समय, और उसमें गद्य पक्ष का माहौल क्योंकि हमारे अंदर इस तरह की प्रतिभा थी पहले से ही जी। तो तर्क हमें अच्छा भी लगता था और तर्क के द्वारा ही हमने यश भी प्राप्त किया। अच्छा। हाँ, तर्क करते थे तो ये गद्य लेकिन अभिनय को नहीं भूलते थे। तो कहीं ना कहीं गद्य शैली को जो प्राथमिकता मिली संवाद में जी, खास तौर से गद्य प्रधानता आ गई एकदम से, पद धीरे धीरे ह्रास होता चला गया जी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी अपनी शुरुआत में है, इसको माना जाए क्या? नहीं, इसके पहले लोग शुरुआत कर चुके थे। कौन कौन लोग थे जिनको जो प्रभावित थे, जिनसे आप ज्यादातर इस शैली? उस समय उमा बाबा बनते थे जी। उमा बाबा भी गद्य को प्रधानता देते थे जी। और दिनेश बनते थे, ये लोग भी, लेकिन इनके साथ में कविता गीत जुड़े रहते थे कुछ ना कुछ। हाँ, जुड़ते, लेकिन उमा बाबा तो ज्यादातर गद्य बोलते थे जी। हाँ, तो आज की जो रामलीला है, इसको देख करके रामलीला का भविष्य क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? रामलीला का स्तर अभी तो बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो स्तर बन रहा है वो टेलीविजन वगैरह में जो सीरियल आ रहे हैं उनमें तो अच्छा बना है, लेकिन जो अपने यहाँ जो मंच होते हैं जी, उनमें अभी स्तर नहीं दिखाई पड़ रहा है जी। और हम लोग जिस स्तर से अभिनय करते थे उस तरह के अब पात्र भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं
क्या वैसे कमी आ गई इनमें खास तौर से जो भाई इस एक तरह- तो अध्ययन नहीं है उतना। लेकिन जबकि तर्क तो बहुत ज्यादा होता है, तर्क होता है कि वो पद का नहीं तर्क तर्क नहीं के लिए होता, अध्ययन तो- कुतर्क होता है। अच्छा उस समय तर्क होता था, जी अब कुतर्क होने लगा है। जी हाँ, सारे तर्क तो अच्छा है, तर्क की तो प्रशंसा की गई है। जी तर्क शास्त्र लिखा गया है, जी 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 तर्क संग्रह लिखा गया है जी ना। हाँ, और तर्कात जायते बोधा, तो मैंने तर्क की प्रशंसा ही है कि अगर बोध हो तो अच्छी बात है, जी। बोध कराने वाला है तर्क। इधर कोई उदाहरण ऐसा जो आपको लगा हो कि ये कुतर्क की श्रेणी में से रखा है, कुछ एक आध ऐसी बातें जो आपने कभी बैठ के सुनी हो जो लगता है कि ये चीजें गलत हैं कहीं ना कहीं? अब ऐसा है कि जहाँ सम्मानित पात्र हैं जी और वो इस तरह का उदाहरण देने लगे कि जैसे घर का धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, एक सम्मानित पात्र के लिए कहने लगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने लगे। जी। अच्छा इधर फिर से एक मंच पर संवाद में कहीं ना कहीं कुछ वरिष्ठ अभिनेताओं ने, हमें लगता है आपके साथ कह रहे होंगे, गायन शैली का प्रयोग किया और वो गायन शैली फिल्म पैरोडी पर आधारित है। इसको कितना आप अच्छा गाएंगे? उसे पुरस्कार को मिलता है, लोग पसंद करते हैं, प्रशंसा भी। ऐसा है, जब प्रारंभ में हमने अभिनय किया था तो उस समय फिल्मी गीत ना के बराबर चलते थे, थोड़े बहुत संध्या के समय हो जाते थे। नहीं, उसमें भी संध्या पर भाल मांग बेंदी ये उस समय चलता था ज्यादातर जी। फिल्मी गीत तो बाद में आए हैं। अब तो संवाद में भी शुरू हो गया होगा। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, इसके पलट में हरिहर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है, और बड़ा लोग सुनते हैं। परशुराम लक्ष्मण जी अपना एक कहीं देखने नहीं जाते तो इस वजह से। अच्छा अच्छा। अब हम कहीं देखने ही नहीं जाते तो ये कितना ठीक है? क्योंकि समय ही नहीं है, पहली बात चाहिए मान लो। हाँ, और थोड़ा बाकी इच्छा भी नहीं होती कि हम देखें, जैसा सुन रहे हैं। जी जी जी। इच्छा तो अब वैसे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, एक वरिष्ठ अभिनेता के नाते क्या संदेश देंगे ऐसा है कलाकारों को, समितियों को, भाई इस स्वरूप को बना रहे? स्वरूप बना रहेगा तो सबकी पहचान बनी रहेगी, चाहे पहले के लोग हों चाहे बाद के लोग हों जी। क्योंकि जब स्वरूप बिगड़ेगा तो पिछले सब उसी में जोड़ लिए जाएंगे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी गरिमा कैसे बनाए रखी है? आपका अनुभव के आधार पर क्या हो सकता है इसके लिए? भाई उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ संस्थाएं बननी चाहिए जी, कि कुछ लोग एक कमेटी बनावें और उस कमेटी के द्वारा इस प्रकार के पात्रों को तैयार करें कि जिस प्रकार के पात्रों का प्रदर्शन आज के परिवार एक साथ बैठ करके देख सके जी, जिसमें माताएं भी बैठे और माने उनका पूरा परिवार हो, बहुएं भी आवें, तो किसी को ये न लगे कि फूहड़ प्रदर्शन हो रहा है। एक प्रशिक्षण फूहड़ता को हटा करके अगर अभिनय प्रारंभ किया जाए तो आज भी भीड़ बढ़ सकती है। प्रशिक्षण जो अच्छे परिवार जो देखने नहीं आते हैं वो भी आने लगेंगे अगर फूहड़ता हटा दी जाएगी तो। मतलब एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है इन कलाकारों को जी। और अपने अपने ढंग से लोग जो मना रहा हो कह रहे हैं जो। अच्छा, पहले लोग साहित्यकार भी जुड़े थे, लिखते भी थे, लिखने वाले भी थे, कविताएं लिखने वाले, गीत लिखने वाले भी थे। अब तो वो भी नहीं, लोग अपने आप जो जिसको जो मन में आ रहा है रचना रच लेता है जी और शुरू कर देता है। तो इससे अच्छा, आपका अभिनय सफर आपके घर से अब हम कुछ लिख रहे हैं जी। क्या लिख रहे हैं? कुछ लिख भी रहे हैं जी, और समय आने पर अगर कोई सुपात्र मिलता है तो उसको हम देंगे भी। लक्ष्मण के अभिनय के लिए लिख रहे हैं? हाँ, लक्ष्मण के लिए भी लिख रहे हैं और परशुराम के लिए भी मैं लिख रहा हूँ। मतलब लक्ष्मण परशुराम संवाद लिख रहे हैं? हाँ, नहीं संवाद और भी अलग से भी सारी चीजें लिख रहे हो। जी जी जी। हाँ। तो अच्छा, दूसरा एक और है कि आपके अपने एक तरीके से रामलीला की शुरुआत आपके अपने घर में आपसे ही शुरू हुई जी। आपके से ही बंद होती जा रही कि बच्चों को भी कहीं सिखाने की कोशिश है कि नहीं? अब आगे कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, बस यहीं से बस। हाँ, तो क्या लगता है एक अच्छा है, अभी आपने जैसा चर्चा है बातचीत से लगा, क्या रामलीला से एक व्यक्ति अपना परिवार नहीं चला सकता? जब तक करेगा तब तक चला सकता है, इसके बाद फिर दिक्कत है। भविष्य के लिए माने इतना नहीं कर सकता कि भविष्य उज्जवल हो जी, उसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो तमाम लड़के नए नए आ रहे हैं, उनको लगता है रामलीला बड़ा पैसा है इसलिए वो आ रहे हैं। लक्ष्मणों के स्वरूप में, राम के स्वरूप, लक्ष्मणों की संख्या कुछ ज्यादा, विदाई तो पहले से बढ़ी है। हाँ, लेकिन वो तो लेकिन खर्च भी बढ़ गए ना उसी आधार से। जी, उसी आधार से खर्च भी बढ़ गए। अच्छा, कुछ रामलीला के इतिहास कानपुर का मालूम है आपको? कैसे कहाँ शुरुआत हुई, जानकारी हो आपकी कुछ? तो ऐसा है कि इतिहास तो इसका बहुत पुराना है, बहुत दिन से रामलीलाएं हो रही है। और गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि काकभूषुंड जी भी रामलीला करते थे जी।
बनारस से प्रारंभ हुआ था रामलीला का। जी, तुलसीदास जी ने जो शुरू की थी। हाँ, तुलसीदास जी ने। यहाँ कानपुर की रामलीला का जो अब यहाँ तो रूप राम वगैरह जो थे जी वो लोग करते थे। हम लोग तो नाम सुनते हैं, हमने तो उनको देखा नहीं। जी जी कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं लोगों ने, रूप राम ने भी लिखा था। जी। तो अच्छा, कानपुर का जो धनुष भंग है, जो धनुष यज्ञ का प्रकरण है जी रामलीला के पूरे प्रकरणों में से, प्रसंगों में से, जी। ये इतना अधिक इधर 4-5 जिलों में क्यों पॉपुलर हुआ, क्यों इसकी चर्चा ज्यादा होती है? और ये एक परिध से बाहर भी नहीं गया और परिध के अंदर अपने आप को बनाए भी हुए आज तक, भले भी कृतियां आ गई हों। भाई, इसका कारण पहला तो ये कि बहुत अच्छा एक लोगों को मनोरंजन मिल जाता था, क्योंकि रामलीला में हंसाने वाले भी थे, सभी रस थे, 9 रसों का, सभी रसों का आस्वादन जी होता था लोगों को। तो मनोरंजन के साधन कम थे, तो रामलीला के प्रति आकर्षण था लोगों को। और उसके बाद यही एक प्रकरण कुछ ज्यादा चर्चित, तो फिर लक्ष्मण परशुराम संवाद थोड़ा सा अधिक चर्चा में आया कि हाँ ये कुछ ऐसा है कि ऐसा है कि जहाँ विवाद होता है तो क्योंकि लोग विवाद को ज्यादा पसंद करते हैं। आज परशुरामी है तो आज परशुरामी है, आज चलना है। क्यों? क्योंकि आज रावण बाणासुर संवाद भी होगा, आज लक्ष्मण परशुराम संवाद भी होगा। तो जिनको विवाद प्रिय है उनको विवाद के ही अभिनय ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए लोकप्रियता इसकी जरूर हाँ। बढ़ी। भले वो जो बहुत करुण भाव के होते हैं, थोड़े थोड़े में रोते हैं, उनको रोने वाले अभिनय ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो लोग लड़ते भिड़ते हैं उनको लड़ाई वाले अभिनय अच्छे लगते हैं जी। और जो ज्ञानी हैं उनको ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं। तो जो जिस तरह का होता है उसको वैसा अच्छा लगता है। तो आज के समाज में तमोगुण की प्रधानता है कलयुग में, तो जहाँ पर तनिक भी विवाद हो तो वही लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसके चक्कर में संवाद ये लोकप्रिय होता है। हाँ, तर्क वितर्क की भावनाएं भी लोगों की हैं, लोग थोड़ी थोड़ी बात में तर्क करते हैं। हाँ, एक दूसरे के अच्छा, क्या संदेश देंगे आप अपने माध्यम से आने वाले कलाकारों के लिए? उन्हें रामलीला की गरिमा के लिए क्या करना चाहिए, खासतौर से जो ऐसा है कि जब तक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होती तब तक ऐसा है कि तर्क इस तरह के करें कि किसी से पूछ लें कि अगर हम इस तरह का कहें तो क्या समाज में कहना अच्छा लगेगा। तो इतना तो जानने का ही प्रयास करें कि ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। वैसे तो स्वयं उनको विवेक होना चाहिए जी। लेकिन अगर स्वयं विवेक ना हो तो कम से कम दूसरे से पूछ लें कोई हल्की बात कहने के पहले, तो टोके जाएंगे। जी। अब आजकल कई बार ऐसा होता है कि हल्की बातों पे ही समाज बड़ा आकर्षित होता है और बड़ा प्रसन्नता का भाव, बड़ी ताली और हंसी हास्यात्मक क्रिएशन पैदा होता है। ऐसा लगता है कि यही लोग सुनना चाहते हैं। ऐसा जिस तरह से स्वाद भोजन खाने में बहुत अच्छा लगता हो लेकिन स्वास्थ्य खराब करता हो, पसंद भी लोग करते हैं। इस तरह का खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो सेहत बिगाड़ देता है। तो फिर उसी तरह के भोजन करने जैसा ही परिणाम मिलेगा। हाँ, ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं हैं। रामलीला उससे समाज को क्या दे सकती है? एक स्वस्थ रामलीला समाज को क्या दे सकती है? आप अगर यह आत्मरंजन से जोड़ दे जी, इस तरह का प्रदर्शन किया जाए कि मनोरंजन दब जाए और आत्मरंजन ऊपर आ जाए जी, लोगों को भावुक किया जाए, लोगों को भगवान के प्रति आकर्षित किया जाए, भगवान की महिमा का वर्णन किया जाए। जिस तरह से हनुमान जी ने जब सीता जी को कथा सुनाया तो अपने को छिपा लिया था, तरु पल्लव मह रहो लुकाई, तो अपने को छिपा करके और भगवान की कथा को प्रकट कर रहे थे। इसी तरह से जो अपने को छिपाता है कलाकार और भगवान को प्रकट करना चाहता है जी, उसी की लीला उसी की कथा प्रशंसनीय है, और जो अपने को प्रदर्शित करना चाहता है तो वो प्रशंसनीय नहीं है। बहुत सुंदर बात है ये तो। बहुत बहुत जबरदस्त आपकी ये लीला का उद्देश्य भगवान को प्रकट करना, जी, उनके चरित्र को प्रदर्शित। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके अपने व्यवहारिक जीवन में रामलीला ने क्या परिवर्तन डाला? जो करते अगर रामलीला से न जुड़े होते तो हो सकता है इस तरह का हमारा स्वभाव ना होता या अन्य चीजें कुछ ऐसी महसूस हुई कभी? देखो, एक तो लक्ष्मण का चरित्र मुझे अच्छा लगता था, और जितने दिन मैंने रामलीला किया जी, मंच में बैठने पर भी मैं जिधर औरतें बैठी होती थीं उधर मैंने कभी दृष्टि ही नहीं की। जी,
देखा तो बस चलती हुई दृष्टि से देख लिया कि यहाँ बैठे हैं, हाँ। लेकिन उधर को दृष्टि मेरी नहीं रही कभी, जी। पहली चीज। और क्योंकि परिवार से ईमानदारी का गुण था, तो उस ईमानदारी को भी रामलीला में हम जिए हैं। जी। तो पूर्ण व्यवसाय भी हम इसको नहीं बना पाए। ये मतलब ये तो आपके स्वाभाविक गुणों की वजह से था, पारिवारिक बैकग्राउंड। हाँ। पर रामलीला का बैकग्राउंड होने की वजह से अपने जीवन में आपने क्या महसूस किया कि ये रामलीला ने सिखाया हमको? नहीं, बोलना सिखाया, बोलना सिखाया, बिल्कुल। निर्भीकता सिखाई, लक्ष्मण बोलना सिखाया। कहीं मंच में हमको कुछ बोलना हो, को बुला ले कि आप आइए जरा बोलिए, तो कम से कम वो निर्भीकता है हमारे अंदर। जी। अध्ययन है, क्योंकि पता नहीं क्या तर्क हो जाए, तो उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया, जी। ग्रंथ खरीदे। तो आज वो जो अध्ययन मेरा है, संगठन से वो उसमें मूल कारण रामलीला ही है। कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन किया था आपने उस समय तैयारी के लिए? सारे ग्रंथों का। जो अच्छा, वो तो बैकग्राउंड भी आपका संस्कृत वाला था, तो सारे ग्रंथों का, कोई पुराण नहीं बचा। जी। मैंने वेदों का भी अध्ययन किया है, मैंने स्मृतियों का भी अध्ययन किया है, 20 स्मृतियां मैंने पढ़ी हैं। जी। और एक तरफ से ढूंढा है कि शायद मेरे मतलब का कोई प्रसंग मिल जाए। जी जी जी। उपनिषद भी पढ़े हैं। इसके बाद में मैंने अन्य भी जितने काव्य के ग्रंथ हैं या संस्कृत के ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ा है। जी। व्याकरण भी पढ़ा है, साहित्य के से संबंधित चीजें भी पढ़ी हैं, रस छंद अलंकारों का भी अध्ययन किया है। तो हमारा अध्ययन सब कहीं सार्वभौमिक था। जी। हाँ। एक बार फोन नंबर जरा बोल दीजिए आपको ना। 9838670998। खास बात है आपके यहाँ के संवाद की और दूसरे जगह के उसकी। देखो, जैसे टेलीविजन में सीरियल में अभिनय दिखाए जाते हैं जी, लोगों को अच्छा तो लगा, लेकिन अगर उसे कई बार देखना पड़ जाए तो बार बार यही बस सुनना है, बस यही बोला जाएगा, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का जी। आज के युग में लोग एक ही भोजन सदा सर्वदा करना पसंद नहीं करते, बदल बदल के भोजन करते हैं जी। तो आज जो मंच के अभिनेता हैं और जो संवाद होता है, लक्ष्मण संवाद या अन्य कुछ भी, तो यहाँ पहले से लिखा हुआ संवाद नहीं होता है, सोच सोच के संवाद होता है। तो हर जगह के संवाद में भिन्नता होती है, तो भिन्नता होने के कारण लोगों का इंटरेस्ट रहता है उसमें कि आज देखें क्या बोलते हैं, आज देखें क्या संवाद होगा जी, रोचकता बनी रहती। हाँ, आज उनका पल्ला भारी रहा तो हो सकता है कि यहाँ पे दूसरे का पल्ला भारी हो जाए। तो इस तरह की उत्सुकता लोगों के मन में होती है, तो एक दूसरे को कि उनको बुलाया जाए, फिर उनको बुलाया जाए, तो पात्रों का चयन करते हैं। तो एक प्रतियोगिता के रूप में भी माने इसको कई बार लोग देख लेते हैं, मतलब एक ठहरी हुई प्रस्तुति नहीं है। ना ना ना, परिवर्तन है तो बार बार देखने में अच्छा लगता है। क्या इसे, जैसे कई लोग इसे शास्त्रार्थ का एक रूप देते हैं जी, क्या ये शास्त्रार्थ कहा जा सकता है दो व्यक्तियों के बीच, दो विद्वानों का? ऐसा है कि ये जो शास्त्रार्थ होता है, ये अभिनय से जुड़कर जी समाज को एक ज्ञान देने की भावना और लोगों का आत्मरंजन और मनोरंजन दोनों करने की भावना होने, मतलब इसमें दिखाई पड़ती है। हाँ, इसमें दिखाई देती है। लेकिन कलाकार को ये सम्मान करके अपनी तैयारी और प्रस्तुति पे इसका ध्यान भी रखना चाहिए कि अब ये उद्देश्य उसका जीवन में उसका रहे जब मंच पर जाने। भाई, समाज में समाज को शिक्षा देना ही तो मुख्य उद्देश्य है। तो उससे क्या शिक्षा दी जा सकती है, इस पर दृष्टि रखते हुए हम अपने वक्तव्य को किसी ज्ञान से जोड़ देते हैं। जी जी जी। अच्छा, कुछ गीत कविता भी लोग अपने अपने अभिनय के लिए लिखते थे, आपने भी कुछ लिखा क्या, कविता और गीत? हमने बहुत लिखे हैं। कोई एक गीत की 2 लाइन याद है जो आपने अपने लिखी हो, जो ज्यादातर बोलते रहे अपने अभिनय में? छड़ में छकाऊं छटकने से छित्तर को, छिद्रता से छिद्रित क्षय कर छिनाऊंगा, छूटेंगे छक्के छेव छाती में होए जब, छन्न मतियन की चुधा छोप छिटकाऊंगा, छाएगी छटाभा तब छटपटाओगे छत्रमान्य, छोड़ोगे छत्र छय छेम छिचकाऊंगा, छत्रिन के छौनन सो छाण देहो छलकप छनक, छठी के छीर की
याद छलकवाऊंगा। बहुत सुंदर। आपका अपना लिखा हुआ है ये हाँ, अनुप्रास अलंकार का छेका नहीं वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास। जी, एक लिखा था, फरसा लो संभाल हाथों में, शक्ति लगा कर वार करो, दे रहा चुनौती भृगुनंदन, मेरे कुल का संहार करो। यदि मैया के हो दूध पिए तो अब ना देर लगाना तुम, ले मुंड माल हम भइयों की, शंकर को जा पहनाना तुम। लो क्रोध बढ़ा प्रलयंकारी, यदि खरा तुम्हारा पानी है, अगर नहीं ऐसा कर पाए तो धिक्कार तुम्हें है बार बार, ये पाई व्यर्थ जवानी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। धिक्कार तुम्हें है बार बार, ये पाई व्यर्थ जवानी है। अब कुछ बोलने इसमें थोड़ा है, बाकी कुठार से काटोगे कंठ को, कुछ करणीय कर्तव्य तो करिए, कहेंगे करतार करतूत क्या करी कब, कमठा पे कंक पत्र किंचित न करिए, कृपा करेंगे कृपालु कभी कर्तव्य लख, करके क्रोध कर्म कलमस न करिए, करिए कर्तव्य को कर्म वीर करणीय, कर में कठोर कुठार किंचित न करिए। बहुत बढ़िया।